हमने पिछले वीडियो में नोट्स के साथ एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स ये वाला चैप्टर पढ़ लिया था रोमन एम्पायर का। अब हम इस चैप्टर की जो लाइनिंग है, जो वर्ड्स है, ये बहुत डिफिकल्ट है, तो हम इसे पीडीएफ के साथ लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करके समझेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। The Roman Empire covered a vast stretch of territory that included most of Europe as we know it today and a large part of Fertile Crescent and North Africa. तो यही वही बात है जो हमने पहले वीडियो में पढ़ी थी कि जो रोमन एम्पायर है वो 3 रीजन्स के पास है मोस्टली। एक तो है यूरोप, दूसरा है फर्टाइल क्रेसेंट। तो हम थोड़ी सी फर्टाइल क्रेसेंट पे भी बात की थी हमने वीडियो में, मैप के साथ उसे लोकेट भी किया था कि भाई फर्टाइल क्रेसेंट है कहाँ। तो फर्टाइल क्रेसेंट है इजिप्ट और मेसोपोटामिया, ये दोनों एरियाज फर्टाइल क्रेसेंट बनाते हैं। मतलब ये अफ्रीका था, ये मेडिटेरेनियन सी था और ऊपर यूरोप था, ठीक है, और इधर एशिया मान लीजिए। तो यहाँ पे इजिप्ट था और यहाँ पे मेसोपोटामिया था। तो इन दोनों का जो रीजन है इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, फर्टाइल क्रेसेंट बोल रहे हैं, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं भी। In this chapter we shall look at the way this empire were organized, किस तरीके से ये empire बना, the political forces that shaped its destiny, इस पूरे empire को इतनी पीक पर पहुंचाने के लिए, इतना बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए क्या क्या political forces, किस तरीके की गवर्नमेंट का यूज किया, and the social groups into which people were divided, और किस बेसिस पर लोगों को डिवीजन हुआ, सोशल हायरार्कीज, वो सारी चीजें हम देखेंगे। You will see that empire embraced a wealth of local cultures and languages. एम्पायर के पास वेल्थ मतलब बहुत ही अलग अलग तरह के कल्चर्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। दैट वुमेन हैड अ स्ट्रॉन्गर लीगल पोजीशन देन दे डू इन मैनी कंट्रीज टुडे। आज की कंट्रीज में भी इतनी ज्यादा लीगल राइट्स, इतनी पोजीशंस नहीं दी जाती वुमेन को जितनी रोमन एम्पायर में दी जाती थी वुमेन्स को। बट ऑल्सो दैट मच ऑफ द इकोनॉमी वाज रन ऑन द स्लेव लेबर, और ये पूरी इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी, सिर्फ स्लेव्स के ऊपर बेस्ड थी, लेबर्स के ऊपर बेस्ड थी। डिनाइंग फ्रीडम टू सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पर्सन्स, और किन किन लोगों को फ्रीडम नहीं दिया गया उनके बारे में बात करेंगे। फ्रॉम द 5th century on the empire fell apart in the west but remained intact and exceptionally prosperous in its eastern half। 5th century तक आते आते हम देख लेंगे जो पूरा साम्राज्य है, पूरा एम्पायर है, वेस्ट साइड से धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा, टूटने लगेगा, और वेस्ट से पूरा रोमन एम्पायर हट जाएगा, सिर्फ ईस्टर्न पार्ट बचेगा। और ईस्टर्न साइड है वो कुछ 2 सेंचुरीज तक, तो 7th सेंचुरी तक तो वो प्रॉस्पेरस बनी रहेगी, एक बढ़िया सिटी की तरफ जिएगी, हेल्दी पीपल्स, हेल्दी सिटीजन्स की तरह रहेंगे। पर फिर भी 7th सेंचुरी में रोमन एम्पायर पूरा फिनिश हो जाएगा। The caliphate, which you will read about in this next chapter, built on this prosperity and inherited its urban and religious traditions. Caliphate का मतलब क्या होता है? रूल्ड एरिया। ये जो पूरा रूलिंग एरिया, पूरा जो रोमन एम्पायर है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, built on this prosperity and inherited its urban and religious traditions, इनके इस पूरे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस पैराग्राफ में ज्यादा कुछ नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने एविडेंसेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट ग्रुप क्या है? टेक्स्ट। सेकंड ग्रुप क्या है? डॉक्यूमेंट्स। और थर्ड ग्रुप क्या है? मटेरियल रिमेन्स। टेक्स्ट के हमें बारे में दे रखा है, टेक्सुअल सोर्सेज इंक्लूड हिस्ट्रीज ऑफ पीरियड रिटन बाय कंटेम्परेरीज। अब बात आती है कंटेम्परेरीज क्या होते हैं? अ पर्सन ऑफ रफली सेम एज, मतलब उस टाइम जब मान लीजिए कोई बुक है, उसके टेक्स्ट हिस्टोरियंस को मिले, तो वो जिसने बुक लिखी है उसे हम क्या बोलेंगे? कंटेम्परेरीज बोलेंगे। मतलब वो लोग जिस टाइम की उन्होंने स्टोरी लिखी है उसी टाइम में वो प्रेजेंस थे, तो उन लोगों की स्टोरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो जो चीजें हैं वो टेक्स्ट में इंक्लूड होती हैं। टेक्स्ट को हम अनल्स भी बोलते हैं क्योंकि वो ईयर बाय ईयर बेसिस पे कंस्ट्रक्ट होते हैं, मतलब बन के आते हैं। लेटर्स, स्पीचेस, सरमन्स, लॉज एंड सो ऑन। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इंक्लूड मेनली इंस्क्रिप्शंस, पेपरी। डॉक्यूमेंट्स की हमने एक फोटो भी देखी थी। इंस्क्रिप्शंस तो हमें पता है, इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, जो पत्थरों पे लिखे जाते हैं। इंस्क्रिप्शंस पर यूजुअली कट ऑन स्टोन, पत्थर पे लिखे जाते थे। सो अ लार्ज नंबर सर्वाइव, इसीलिए पत्थर हैं जो इजीली डिग्रेड नहीं होते, तो वो बहुत ज्यादा सालों तक रहे। और इस आर्कियोलॉजिस्ट को भी बहुत ज्यादा अमाउंट में इंस्क्रिप्शंस मिले, क्वांटिटी में।
इन बोथ ग्रीक एंड लैटिन, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस मिले। The papyrus was a red-like plant that grew along the banks of the Nile in Egypt. पेपरस एक ऐसा पौधा है जो नाइल रिवर के किनारों पे मिलता है, जो इजिप्ट में है, और उस पेपर से लोग एक राइटिंग मटेरियल प्रोड्यूस करते थे जिसे हम पेपरी बोलते हैं। तो थाउजेंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंट्स, लेटर एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सर्वाइव ऑन पेपरस। अलग अलग तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीजें, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, अकाउंट्स हो गए, लेटर्स हो गए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सर्वाइव ऑन पेपर्स एंड हैव पब्लिश्ड बाय स्कॉलर्स हु आर कॉल्ड पेपरियोलॉजिस्ट। और जो ये सारी चीजें लिखते हैं, जो स्क्राइब्स होते हैं, इन्हें हम पेपरियोलॉजिस्ट बोलते हैं। मटेरियल रिमेन्स इंक्लूड अ वेरी वाइड असॉर्टमेंट ऑफ आइटम्स। असॉर्टमेंट का मतलब होता है कलेक्शन। क्या होता है? कलेक्शन। ठीक है। items that were mainly archaeologists discover, example through excavation and field survey। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सारी मटेरियल रिमेन्स की चीजें हैं। ठीक है। बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, पॉटरीज, कोइंस, मोज़ेक्स, लैंडस्केप्स, ये सारी चीजें क्या हैं? एविडेंसेस हैं। तो याद रखने हैं हमें टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल रिमेन्स, ये चीजें हैं एविडेंसेस के अंदर। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। Two powerful empires ruled over most of the Europe, North Africa, and Middle East in the period between the birth of Christ and the early part of the 7th century. 7th century तक दो राइवलरीज पावर्स थी, दो इंपॉर्टेंट पावरफुल एम्पायर्स थे जो यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट तक रूल करते रहे। द टू एम्पायर्स वर द रोम एंड ईरान। और वो दो एम्पायर कौन है? रोम और ईरान है। द रोमन्स एंड द ईरानियंस वर द राइवल्स। राइवल्स मतलब दुश्मन हो गए, या फिर बोल सकते हैं एनिमी। ठीक है। तो ये दो पावर्स थी, राइवलरीज पावर, रोमन एंड ईरान, fought against each other for much of their history. Their empires lay next to each other, separated by a narrow strip of land। एक बहुत ही पतली, जैसे ये है हमारे रोम दे रखा है इधर, तो इधर रोम का जो एंड होता है वो इस इधर एंड होता है रोमन एम्पायर का, तो इधर है यूफ्रेट्स रिवर। तो यूफ्रेट्स रिवर और यूफ्रेट्स रिवर की जो लैंड है वो रोमन एम्पायर और ईरान को एक दूसरे से अलग करती है। तो दे बोथ आर सेपरेटेड बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड that ran along the river Euphrates. In this chapter, we shall be looking at the Roman Empire, but we shall also refer in passing to Rome's rival. हम इस चैप्टर में रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ कुछ बातें हम ईरान के साथ भी रोमन एम्पायर की बातों को कंपेयर करेंगे। If you look at the map, you will see that the continents of Europe and Africa are separated by a sea that stretches all the way from the Spain in the west to Syria in the east। ये बोल रहा है कि अगर आप मैप देखो तो मैप में वेस्ट से तो स्पेन से एंड स्टार्ट होती है और ईस्ट से सीरिया में एंड होती है। एक समुंदर है, एक सी है, वो कौन सी सी है हमें भी दिख रही है? मेडिटेरियन सी। आगे हमें दे रखा है दिस सी इज कॉल्ड द मेडिटेरियन सी एंड इट वाज द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का ये हार्ट था। रोम डोमिनेटेड द मेडिटेरियन एंड ऑल द रीजन्स अराउंड द सी इन द बोथ डायरेक्शन। रोम ने पूरी मेडिटेरियन सी को डोमिनेंस में कर रखा था, मतलब पूरा कंट्रोल मेडिटेरियन सी पे किसका था? रोम का था। North as well as south to the north boundaries of the empire were formed by two great rivers। अब हम थोड़ी सी लोकेशन पहले हम देख लेते हैं भाई, ये रोम का हार्ट क्यों बोला जाता था इसे। ठीक है। ओके। तो भाई हमें भी पता है अगर कोई कोस्टल टाउन है या फिर किसी की कंट्री के पास है, सी है, ठीक है, पानी है, तो वो सबसे ज्यादा किस में होगा? ट्रेड में इम्पोर्टेंट होगा। तो बस यही कारण था, एक तो रोम को वो अफ्रीका से कनेक्ट करने के लिए, दूसरा ट्रेड के लिए, और ट्रेड से वो बड़े बड़े नेटवर्क्स कनेक्ट करता था अपने दूर देशों तक। तो ये था रोम को हार्ट बोला जाता था। अब हम लोकेशन देख लेते हैं। ये रोम है, ये राइन और डैन्यूब रिवर है इसके नॉर्थ पार्ट में, इसके ईस्ट पार्ट में है, हमने इधर ही देखा था यूफ्रेट्स रिवर है। ठीक है। साउथ में दिख रहा है हमें कौन है? सहारा डेजर्ट, और वेस्ट में हमें दिख रहा है अटलांटिक ओशियन। तो ये थी रोम की लोकेशन, जो शायद हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ओके। यस।
So, right, south by huge expanse of desert called Sahara, this vast stretch of territory was the Roman Empire. Iran controlled the whole area south of the Caspian Sea down to the eastern. अब ईरान की लोकेशन हमें दे रखी है कि मान लीजिए ये ईरान है, इसके ऊपर तो है कैप्सियन सी, ठीक है, इसके ईस्ट में है अफगानिस्तान और इसके वेस्ट में है सऊदी अरेबिया या फिर अरेबियन रीजन, ठीक है। इसके साउथ में हमें नहीं दे रखा, इसके वेस्ट में अरेबिया, ईस्ट में अफगानिस्तान और नॉर्थ में कैप्सियन सी। तो सिर्फ इस पैराग्राफ में ये लोकेशन दे रखी है और जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम चलते हैं द अर्ली एम्पायर। अब यहाँ से रोमन एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। तो भाई इधर अर्ली एम्पायर क्यों लिख रखा है? क्योंकि जो रोमन एम्पायर है वो दो फेजेस में डिवाइडेड है, एक तो है अर्ली फेज और एक है लेट फेज। अर्ली और लेट फेज क्या है? अगर आप टाइमलाइन के ऊपर जाएं तो 3rd सेंचुरी के बेसिस पे इस चीज को डिवाइड कर रखा है कि अगर 3rd सेंचुरी है तो इससे पहले पहले का जो टाइम पीरियड है उसे अर्ली, जो रूलिंग पीरियड था रोमन एम्पायर का उसे अर्ली एम्पायर बोलेंगे, और 3rd सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी तक जो रोमन एम्पायर का जो रूलिंग पीरियड है उसे हम लेट एम्पायर बोलेंगे, ठीक है। Divided by the 3rd century, sort of historical watershed between them. In other words, the whole period down to the main part of the 3rd century can be called the early. ये हमने बात कर ली, वही बात वापस रिपीट हो रही है कि भाई रोमन एम्पायर को दो फेज में डिवाइड किया 3rd सेंचुरी। अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू सुपर पावर्स अंडर, अब इधर हम ईरान को भी कंपेयर करते जाएंगे साथ साथ में बीच बीच में। इसमें दे रखा है कि जो रोमन एम्पायर है वो कल्चरली मच मोर डाइवर्स है देन दैट ऑफ ईरान, ईरान से ज्यादा। क्यों? क्योंकि ईरान में द पार्थियंस एंड द लेटर ससानियन डायनेस्टी दैट रूल्ड ईरान एंड दिस पीरियड, जिस पीरियड की अभी हम बात कर रहे हैं उस पीरियड में ईरान में दो डायनेस्टीज रूल कर रही है, पार्थियंस और ससानियंस, रूल्ड ओवर अ पॉपुलेशन दैट वाज लार्जली ईरान। और ये दोनों डायनेस्टी ऐसी पॉपुलेशन पे रूल कर रही है जो कौन सी है? ईरानियन कल्चर की है। तो क्या हमें ईरान में डाइवर्शन दिख रहा है कल्चर में? नहीं। ईरान है वो बहुत ही मतलब ये सिर्फ एक सिंगल कल्चरल की है, और जो रोमन एम्पायर है वो अलग अलग कल्चर्स का है। The Roman Empire, by contrast, was a mosaic of territories and cultures that were chiefly bound together by a common system of government. अब इसमें दे रखा है कि जो रोमन एम्पायर है इसके विपरीत में इसके पास अलग अलग टेरिटरीज है, अलग अलग कल्चर्स हैं, तो इन सब को डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को मेंटेन करने के लिए एक कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। मैनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन, बहुत अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती थी इन द एम्पायर, बट फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब कल्चर्स अलग अलग, लैंग्वेज अलग बोली जाती थी, पर अगर सरकारी कामकाजों के ऊपर देखें, एडमिनिस्ट्रेशन पर देखें, तो दो भाषा बोली जाती थी, एक तो लैटिन भाषा बोली जाती थी और एक ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती थी। लैटिन लैंग्वेज वेस्ट अपर क्लास के लोग बोलते थे और ग्रीक लैंग्वेज ईस्ट अपर क्लास के लोग बोलते थे। इसको ऐसे याद रख सकते हो, जहाँ पे ई सबसे ज्यादा है वो ईस्ट, ई से कनेक्ट कर लेना, ईस्ट, ठीक है। तो ओके, जो लैटिन भाषा है वो आगे हम पढ़ लेते हैं बुक में भी। द अपर क्लास ऑफ द ईस्ट स्पोक रोट इन, लिखती भी थी, बोलती थी भी थी ईस्ट में। जो ईस्ट अपर क्लास है वो ग्रीक में बोलती थी और लिखती थी। दोज ऑफ द वेस्ट इन लैटिन, और जो वेस्ट में थे वो लैटिन भाषा बोलते थे। एंड द बाउंड्री बिटवीन दीज ब्रॉड लैंग्वेज एरियाज रेन समवेयर अक्रॉस द मिडल ऑफ द मेडिटेरियन, मतलब में वो मेडिटेरियन सी है, उसके बीच में अगर हम एक लाइन खींचते और सीधी यूरोप के पास जाएं तो यूरोप को वो वेस्ट और ईस्ट पार्ट में डिवाइड करती है। तो यही बात दे रखी है कि ईस्ट वाले जो लोग हैं और ईस्ट जो ग्रीक लैंग्वेज स्पीकिंग जो लोग हैं और जो वेस्ट में लैटिन लैंग्वेज स्पीकिंग जो लोग हैं वो एक दूसरे से कौन सी बाउंड्री से सेपरेटेड है? अगर हम मेडिटेरियन से एक लाइन खींचते तो, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो सेपरेटेड नहीं है। ये हमें बताया गया है कि ऐसे सेपरेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। भाई कहाँ कहाँ लोकेटेड थे ये? थे तो ये रोमन एम्पायर की। एंड द बाउंड्री बिटवीन दिस, हमने बिटवीन द अफ्रीकन प्रोविंस, ओके, these broad languages areas range somewhere across the middle of the Mediterranean between the African provinces of the Tripolitania, which was Latin speaking, and Krenica, which was Greek speaking। इसमें हमें दे रखा है कि कुछ अफ्रीकन प्रोविंसेस जिसका एरिया हमें देख रखा है ट्रिपोलिटेनिया, वो
लैटिन भाषा बोलते थे, और क्रेनिशिया जो कौन सी भाषा बोलते थे, ग्रीक भाषा बोलते थे। तो ये वही बात की गई है जो हमने करी थी अभी थोड़ी देर पहले। क्या थी कि भाई ये जो मेडिटेरियन है, ठीक है, ये मेडिटेरियन है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते रोमन एम्पायर के मेडिटेरियन से डिवाइड कर दें, तो ये वेस्टर्न पार्ट हो गया और ये ईस्टर्न पार्ट हो गया। ठीक है, ये भी इधर भी वेस्ट और इधर भी ईस्ट, तो ये क्या साउथ रीजन है। तो हमें बता रखा है अफ्रीका के हाँ, ट्रिपोलिटेनिया का जो रीजन है उसमें तो लैटिन भाषा बोली जाती है, और जो क्रेनिका रीजन है उसमें ग्रीक भाषा बोली जाती है। तो वैसे ही अगर ईस्ट यूरोप साइड में देखें, तो यूरोप में अगर कोई रीजन है, मान लीजिए इधर इजिप्ट है, तो इजिप्ट में ग्रीक भाषा बोली जाती है, और इधर आप कोई सा भी मैप में देख लीजिए लोकेट करके, उसमें लैटिन भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ये हमें इसमें बता रखा है। आगे हम चलते हैं। all those who yes all those who lived in the empire were subjects of single ruler। कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और एक ही राजा है। ठीक है, इससे कनेक्ट करते चलिए आप। रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव एंड व्हाट लैंग्वेज दे स्पोक, किस तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं, कैसा चलते हैं, वो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक राजा होगा सबका। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ओके, द रिजाइम established by Augustus the first emperor in 27 BC। अब ऑगस्टस की एंट्री हो जाती है, ऑगस्टस एक रिजाइम लाते हैं। रिजाइम क्या होता है? रिजाइम अ सिस्टम और ऑर्डर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, किसी भी तरीके को करने के लिए एक सिस्टम लाया जाए, उसे हम रिजाइम बोलते हैं। अब ऑगस्टस है, वो किस तरीके का काम करेगा? मंदिर चलाएगा, पुजारी बनेगा? नहीं, ऑगस्टस तो एक एम्परर बनने वाला है, उसे क्या चलाना है? एम्पायर चलाना है पूरा। तो उस एम्पायर को अच्छे से तरीके से चलाने के लिए वो एक रिजाइम लाता है। क्या है? प्रिंसिपेट रिजाइम लाता है वो। ऑगस्टस राजा कब बना? 27 BC के अंदर। was called the principate, although Augustus was the sole ruler। भाई सोल रूलर क्या होता है? The only person who is in dominance and have all charges। मतलब जो एम्परर है, जो ऑगस्टस एम्परर है, वो सोल रूलर है, मतलब सिर्फ वो ही है जिनके पास पूरी पावर है, पूरी डोमिनेंस में है, वो सारी पावर्स उनके पास है। द ओनली रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, पूरे रोमन एम्पायर की जो अथॉरिटी है, अधिकार है, वो सारा किसके पास है? सिर्फ एक इंसान के पास है, द ऑगस्टस, मतलब एम्परर। द फिक्शन वॉज केप्ट अलाइव दैट ही वॉज एक्चुअली ओनली द लीडिंग सिटीजन। और ये बात उसने मतलब धीरे धीरे चेंजेस किए गए, किस चीज के? रिपब्लिक से एम्पायर बनाने के जो चेंजेस थे, वो उसने पहले इस तरीके, मतलब जब वो एम्पायर बने, तो उन्होंने बोला कि मैं एक लीडिंग सिटीजन हूँ, मतलब नॉट द एब्सोल्यूट रूलर, मैं एक एब्सोल्यूट रूलर नहीं हूँ। पहले तो ये बोला उसने, पर फिर वो क्या है, धीरे धीरे लोगों को पता चला कि जो ऑगस्टस है वो एक तो सोल रूलर है। ठीक है, ये कहानी अपन को थोड़ी देर बाद में समझ में आएगी। मैं वापस आपको इस चीज पे ले आऊंगी कि भाई ये अपने आप को लीडिंग सिटीजन क्यों मानता था। ओके, दिस वाज डन आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द सीनेट, सीनेट की रेस्पेक्ट के लिए, द बॉडी विच हैड कंट्रोल रोम मोर अर्लियर। अब सीनेट्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इधर। सीनेट वेल्दी फैमिलीज के कुछ ग्रुप्स हैं जो उस टाइम की गवर्नमेंट को रूल करते थे, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। और रिपब्लिक, सीनेट्स रिपब्लिक रोम से हैं। ठीक है, रोमन रिपब्लिक से हैं। ये हम अभी पढ़ते हैं कि व्हाट वाज रिपब्लिक। ठीक है, व्हाट वाज रोमन रिपब्लिक।